हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सिविल संकल्प में। मैं रोहित कुमार साहू फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? चैप्टर 12 क्लास कौन सा रहेगा? क्लास 9th का रहेगा। हमारा चैप्टर 1 से लेके 11 तक, इसमें केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स के कुछ चैप्टर वो कंप्लीट हो गए और उसे किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, कौन से कंसेप्ट रहेंगे, सब हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट इज साउंड से क्वेश्चन आता है, उसके प्रोडक्शन से, प्रोपोगेशन से, उसके नेचर से। साउंड के करेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन आता है, कौन एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ किस चीज़ पे डिपेंड है। रिफ्लेक्शन से आता है क्वेश्चन, कितना मीटर का रिफ्लेक्शन पॉइंट होता है। इको, सोनार के प्रिंसिपल से आता है। ह्यूमन आई के फंक्शन से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस चीज़ से आता है? साइंस में ध्वनि उत्पत्ति से, संचरण से, प्रकृति से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हमारा पहला कंसेप्ट है डेफिनेशन एंड प्रोडक्शन, माने ध्वनि की परिभाषा और उत्पत्ति। ध्वनि क्या होता है? ध्वनि एक ऊर्जा है। जो हमारा साउंड है वो एक ऊर्जा है, एक एनर्जी के फॉर्म में होता है। जब तक कंपनसेशन माने वाइब्रेशन नहीं होगा, ऑब्जेक्ट मतलब वाइब्रेशन करने वाली ऑब्जेक्ट, वहीं से आवाज़ निकल के आएगी। मतलब ध्वनि ऊर्जा एक रूप है जो वाइब्रेटिंग, कंपन करने वाली वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है और सुनने, हियरिंग में अनुभूति कराती है। इसका मतलब वाइब्रेशन जरूरी है। जो कंपन है वो ध्वनि के प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि वाइब्रेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर साउंड प्रोडक्शन। तो आपको पहला पॉइंट ध्यान में रखना होगा। दूसरा क्या है? ध्वनि की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे पहला क्या है? सबसे पहला है ध्वनि केवल कंपन करने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की जाती है। मैं यही पॉइंट भी बोला था। और दूसरा क्या, यदि कंपन नहीं होगा तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। जैसे कोई सा भी एग्जाम्पल लीजिए, बेल, ड्रम, गिटार, सब में कंपन मौजूद है। इंसान भी बोलता है, उसके अंदर स्वर रज्जु, वोकल कॉर्ड है। और मीडियम, दूसरा क्या है? मीडियम होना चाहिए, किसी ना किसी माध्यम से पार्टिकल्स पास करेंगे। ध्वनि माध्यम से पास करते हैं। दूसरा ये है, देखिए ये भी लिखा हुआ है, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सॉलिड हो जाए, लिक्विड हो जाए, गैस हो जाए, लेकिन माध्यम होना जरूरी है। इसका मतलब वैक्यूम में जो हमारा साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। वैक्यूम में लाइट ट्रैवल कर सकता है, वैक्यूम में लाइट ट्रैवल कर सकता है, बट साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। नेक्स्ट है ध्वनि की माध्यम। द्रव्य में ध्वनि माध्यम से ठोस में सबसे ज़्यादा स्पीड और गैस में से कम। ये जो ध्वनि की स्पीड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, ये पूछा आता है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैस में उससे भी कम होता है स्पीड। और वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, इसी का मेंशन था। नेक्स्ट, इससे पहले हिंदी में, इंग्लिश में देख ले। तो की फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन, वाइब्रेटिंग बॉडी विदाउट वाइब्रेशन। सेकेंड इज जो मीडियम वाला कंसेप्ट है। एग्जाम्पल के लिए बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया कि एक एयर टाइट जार लीजिए, उसके अंदर घंटी बजाई जाती है, धीरे धीरे जार से की हवा निकाली जाती है, तो ध्वनि क्रमश कमज़ोर हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ अंत में कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती। एयर टाइट कंटेनर में क्या होता है? एक तरह से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो वैक्यूम में जैसे जैसे हवाएं कम होगी, ध्वनि कम हो जाएगा। एक टाइम के बाद एयर कॉन्टैक्ट बंद हो जाएगा, तो साउंड भी बंद हो जाएगा। इसका मतलब मीडियम जरूरी है। निष्कर्ष में वही निकला हुआ है कि मटेरियल मीडियम होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज ध्वनि तरंगे, माने साउंड वेव। साउंड वेव कौन सा होता है? एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होता है। लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव को क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे। अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे। तो साउंड हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में चलती है। मैकेनिकल तो ठीक है, मेन है अनुदैर्घ्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? इन तरंगों में माध्यम का कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर चलती, मतलब जो मीडियम का पार्टिकल्स है और जो साउंड का पार्टिकल्स है वो पैरेलल होते हैं। तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। तो ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इस समानांतर के जगह जो परपेंडिकुलर वर्ड है उसको 90 डिग्री वाला का उसको ऐड लिख सकता है। तो ये ध्यान रखिए, ये गलत है, पैरेलल होते हैं। परपेंडिकुलर क्या कहते हैं? लंबवत, हाँ वो लिख सकते हैं इसकी जगह। नेक्स्ट, साउंड जहाँ पे होगा वहाँ एक जगह कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होगा जहाँ पे कंप्रेशन में क्या है? चीज़ें पास पास है तो हाई प्रेशर होगा। ये देखिए एक दूसरे के निकट है। और हाई डेंसिटी होगा, उसे कंप्रेशन दर्शाएगा। और दूसरी जगह क्या होगा? रेयर फैक्शन। रेयर फैक्शन में जब
दूर दूर होगा, तो लो प्रेशर होगा, एक दूसरे से दूर दूर होगा, डेंसिटी भी कम होगा, आर से दर्शाएगा। तो साउंड हमेशा कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के माध्यम से आगे बढ़ती है। मतलब मान लीजिए ये कोई माध्यम है, तो फट से कंप्रेशन होगा तो यहाँ पे रेयरफैक्शन होगा, इतना बड़ा बड़ा, फिर कंप्रेशन तो फिर रेयरफैक्शन, यानी ये वाले फिनोमेना से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है साउंड। ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन वाला फिनोमेना। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, ये हम पढ़ चुके हैं। सॉलिड में मैक्सिमम होता है, सॉलिड में मैक्सिमम भी क्यों होता है वो भी देख लीजिए। मान लीजिए कोई सॉलिड है, उसके जो पार्टिकल्स हैं कितने पास पास चिपके होते हैं, साउंड जब फट से एक पार्टिकल दूसरे पार्टी में ट्रांसफ़र कर जाता है। और लिक्विड में दूर दूर है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगता है। गैस में और ज़्यादा दूर है, यहाँ जाने में टाइम लगता है। ये वाला कंसेप्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या कंसेप्ट है, नेक्स्ट है लिक्विड का और फिर गैस का। तो हम इन तीनों का कंसेप्ट समझा चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है वन लाइनर, जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं उसी को वन लाइनर में दर्शा रखा है। उससे पहले एक बार हिंदी मीडियम इंग्लिश का देख लेते हैं। साउंड वेव को क्या बोला गया है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स है वो पैरेलल मूव करता है, यही तो बता रहा था। नेक्स्ट कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का कंसेप्ट हमने समझा ही दिया। साउंड प्रोपोगेट थ्रू सक्सेसिव कंप्रेशन रेयरफैक्शन। अब डिफरेंट मीडियम में सॉलिड लिक्विड गैस में हाईएस्ट लोएस्ट होता है, ये वाला हम कंसेप्ट समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर, अब जैसे साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन से, टाइप्स लॉन्गिट्यूडनल। ये जो वन वर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से आता है। पीछे जो था, पीछे कंसेप्ट था, कंसेप्ट हमने समझ लिया, लेकिन वन वर्ड याद भी तो होना चाहिए। याद तब हो जाएगा जब कंसेप्ट क्लियर होगा। हमने कंसेप्ट कर लिया। अब मान लीजिए साउंड नहीं जा सकता, वैक्यूम में नहीं जा सकता, सबसे तेज होगा सॉलिड में होगा, सबसे धीरे होगा गैस में होगा। कंप्रेशन रेयरफैक्शन को हाई प्रेशर लो प्रेशर से डिनोट किया था। बेली जार एक्सपेरिमेंट से मटेरियल मीडियम में पता चलता है, और मीडियम से एनर्जी ट्रेवल करता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। बताइए कितना आसान कंसेप्ट है। और नेक्स्ट अगर इसमें वही हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में क्या अंतर है, हिंदी में भी सेम टू सेम है। अब देखिए ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है, कंपन के द्वारा। ये जो प्रश्न क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है ना, क्वेश्चन तो यहाँ से आता है। ये हम सब अभी पढ़ चुके, अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ चुके, और इंग्लिश मीडियम में इसको हम शॉर्टकट में भी पढ़ चुके। ये देखिए रेयरफैक्शन पर लो प्रेशर लो डेंसिटी, क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। नेक्स्ट इज माध्यम एनर्जी। अब ये एक और क्विक रिवीजन, मतलब ये एक ऐसा नोट्स है ना जिसमें भले ही पेज ज़्यादा है, लेकिन सब दूर दूर करके लिखा हुआ है, और सब एकदम किस किस तरह बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है उन सब चीज़ों से डिपेंड करके बनाया गया। जैसे साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, टाइप्स ऑफ वेव, ये इंग्लिश वर्जन दे रखा है सेम टू सेम का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, माने ध्वनि की विशेषताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़ेंगे। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक में भी सबसे पहला पॉइंट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को आयाम कहते हैं, आयाम पढ़ते हैं। आयाम क्या होता है, मीन पोजीशन, माने माध्य स्थिति से कण कितना अधिकतम दूरी पे गया है। मैं अभी बताता हूँ। मान लीजिए ये हमारा वो है, ये साउंड का डायग्राम है, हमारा जो मीन पोजीशन है ये, इससे कितना ऊपर गया, ये होता है एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से किसी कण का अधिक विस्थापन माने डिस्प्लेसमेंट कितना ऊपर हुआ है, मीटर में नापेंगे इसको। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड से लाउडनेस का पता चलता है। ये जो लिखा हुआ है ना कि एम्पलीट्यूड से लाउडनेस का पता चलता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ द साउंड, इनमें से कौन सा क्या कहते हैं, इनमें से कौन सा फीचर साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है जो साउंड के तीव्रता को निर्धारित करता है। ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पहले तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम के अपोजिट होता है, मतलब टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम के बहुत अनुक्रमणपाती होता है। एक सेकंड में होने वाले वाइब्रेशन की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सेकंड में, मान लीजिए एक सेकंड में कितना बार वाइब्रेशन हुआ है, इस वाइब्रेशन एक पूरे चक्र को कहते हैं, तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको HERTZ हर्ट्स में नापते, इंग्लिश में HZ कहते हैं। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या, एक पूरे वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो होता है। डेफिनेशन से कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन जहाँ से आएगा वो बता रहे हो, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्वेश्चन वेवलेंथ के डेफिनेशन से नहीं आएगा कि दो, मतलब कंप्रेशन और दो रेयरफैक्शन के बीच की दूरी। मान लीजिए ये हमारा एग्जांपल है और ऐसे ऐसे हम जा रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बीच का एक फुल सर्कल होता है ना, इसको वेवलेंथ कहते हैं।
नेक्स्ट इज एसआई यूनिट, इसका भी मीटर है। स्पीड ऑफ द साउंड, हम स्पीड ऑफ द साउंड का भी एक फॉर्मूला है। जो स्पीड होता है वो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये एक फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप पढ़ेंगे, इसको रटेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब एक काम भी कर सकते हैं, जितने भी आपका एक डायरी होना चाहिए। उस डायरी में ये जो भी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के जो भी गिने चुने फॉर्मूले आते हैं टॉपिक वाइज, मतलब आप फॉर्मूला लिखिए, उसके आगे उसका जो टर्म्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, v इज इक्वल टू अल्फा इंटू लेमडा, मतलब लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी न्यू। तो लिखिए v क्या होता है, लेमडा क्या होता है, न्यू क्या होता है। उसके ऊपर टॉपिक लिख दीजिए साउंड वेवलेंथ जो भी है, स्पीड, ऐसे। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको सेकेंड में नापते हैं। अब नेक्स्ट वेरी मच इम्पोर्टेंट इज लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी, माने ध्वनि की तीव्रता, त्वरण, तारत्व और गुण। इससे पहले एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या है, जो हम पढ़े थे उसको ये एक छोटे से टेबल में फिट कर दिया है कि ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन लाउडनेस को डिटरमाइन करता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वाइब्रेशन पर सेकंड। टाइम क्या होता है, टाइम पर वन वाइब्रेशन। वेवलेंथ क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या रेयरफैक्शन। स्पीड क्या होता है, ये लैम्डा है, लैम्डा इसको कहते हैं, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट इज कौन किसको डिटरमाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। लाउडनेस क्या होता है, डेफिनेशन, सेंसेशन दैट टेल्स लाउड, मतलब कितना भारी भरकम आवाज़ है, ये एम्पलीट्यूड से डिटरमाइन करता है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा साउंड होगा। अब एक्सप्लोजिव, जैसे मान लीजिए कोई ड्रम बजा रहा है ऐसे वाला, वेरी लाउड विस्पर, कोई मतलब सिटी बजा रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको एक्सप्लोजिव साउंड कहेंगे। नेक्स्ट इज पिच। पिच क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक दैट श्रिलनेस और डीप साउंड को पता चलता है, मतलब किसी का, बच्चे का जैसे आवाज़ बहुत तीखा होता है ना, बच्चे का आवाज़ बहुत तीखा होता है, और आदमियों का आवाज़ या एडल्ट का आवाज़ थोड़ा कम तीखा होता है, उसको बता रखा है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा पिच होगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस, ये होता है क्वालिटी। तो लाउडनेस, पिच और क्वालिटी को हम समझते हैं। साउंड के कंटेक्स्ट में लाउडनेस क्या होता है, तीव्रता क्या होता है, वह गुण जिससे पता चले ध्वनि तेज है या फेंट है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि किस चीज़ पे निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये एम्पलीट्यूड पे, आयाम पे निर्भर करता है। मान लीजिए हमारा स्पीड है, जितना ऊंचा होगा उतना तेज आवाज़ आएगा, उतना लाउडनेस ज़्यादा होगा। जितना आयाम अधिक उतना ही तीव्र आवाज़ होगा। एक्सप्लोजन होता है, इसका मतलब उसकी बहुत तेज़ ध्वनि होती है, और जो विस्पर होता है, फुसफुसाना, तो बहुत धीमी आवाज़ होती है। नेक्स्ट इज पिच। यहाँ भी ये नहीं पूछा था कि श्रिलनेस और डीपनेस, ये पूछा था कि किस चीज़ पे निर्भर करता है। तो ये पूछा था कि जो श्रिलनेस, डीपनेस है, ये फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है, ये क्वेश्चन पूछा था। जितना ज़्यादा अधिक होगा उतना तीव्र होगा, ये क्वेश्चन पूछा था। बच्चे की आवाज़ तीव्र है क्योंकि उसकी जो क्या कहते हैं इसको, पिच, तारत्व, पिच वो ज़्यादा है, पुरुष की आवाज़ कम है। क्वेश्चन ये पूछा था कि टिम्बर और क्वालिटी क्या होता है। हाँ, टिम्बर और क्वालिटी में जनरल डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि हमें ये वर्ड पढ़ के या ये पढ़ के समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या। तो वह गुण जिसमें समान तीव्रता और समान तारत्व वाली दो ध्वनि में अंतर पहचाना जाए। मान लीजिए किसी का तीव्रता भी सेम है, फ्रीक्वेंसी, और किसी का पिच भी सेम, फिर भी आवाज़ तो अलग अलग होता है। ऐसे में तो हर किसी का आवाज़ सेम हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ है क्वालिटी, टिम्बर, गुण, ये वाला कंसेप्ट है। नेक्स्ट है कि क्वालिटी किस पे निर्भर करता है, ये रहा वेव फॉर्म पर, तरंग की आकार, वेव फॉर्म। तो जो तीनों पढ़े थे ना, एम्पलीट्यूड, जैसे लाउडनेस, एम्पलीट्यूड पे, पिच, ये श्रिलनेस जो होता है, श्रिलनेस वो फ्रीक्वेंसी पे, और जो ये है टिम्बर या क्वालिटी, ये वेव फॉर्म पे। यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा आता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एग्जांपल के साथ बता रहेगा कि बांसुरी हो गया, फ्लूट और वायलिन हो गया, एक ही स्वर है लेकिन आवाज़ अलग अलग सुनाई देता है, ये वाला कंसेप्ट है। नेक्स्ट वेरी मच इम्पोर्टेंट इज ऑडिबिलिटी रेंज, श्रव्यता सीमा। उससे पहले बार इंग्लिश में देख लेते हैं। इंफ्रा, हाँ यही वाला कंसेप्ट में इंग्लिश में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ऑडिबिलिटी रेंज क्या होता है, इंफ्रासोनिक क्या होता है, अल्ट्रासोनिक क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। जिसमें ऑडिबिलिटी रेंज होता है उसमें एक साउंड फ्रीक्वेंसी और ऑडिबिलिटी रेंज का कंसेप्ट है, जिसमें सबसे पहले इंफ्रासोनिक पढ़ते हैं। इंफ्रासोनिक क्या होता है, ऑडिबिलिटी रेंज पहले देख लेते हैं। वो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक, मतलब 20,000 हर्ट्ज मतलब 20 किलो हर्ट्ज, इसके बीच को हमें सुनाई देता है, इसके बीच के साउंड। इससे नीचे हुआ तो इंफ्रासोनिक हो जाएगा, इससे ऊपर हुआ तो अल्ट्रासोनिक होगा। अब देखिए 20 हर्ट्ज से कम, जैसे एग्जाम्पल भूकंप, एलिफेंट वेल्स, दिस इज एग्जाम्पल्स। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्पल पूछता है। तो किस कंसेप्ट से क्या पूछा जाता है वो मैं बता रहा हूँ। 20 हर्ट्ज से कम है, ये जनरली सबको पता होता है, मनुष्य नहीं सुन सकता ये भी पता है, लेकिन एग्जाम्पल नहीं पता होता। ऑडिबल का तो पता है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य के कान इस सीमा तक सुन सकता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन ये जो था ये 8th क्लास की एनसीईआरटी में मेंशन था, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। जो चिल्ड्रेन होते हैं, चाइल्ड, वो 25 किलो हर्ट्ज माने 25,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकते हैं। किसी दिन बीपीएससी को क्वेश्चन मुश्किल बनाना हुआ तो वो इस कंसेप्ट से पूछेगा। वैसे तो बहुत कम पूछे जाने वाला कंसेप्ट है, लेकिन अगर हमने पढ़ लिया तो क्या दिक्कत है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में टकरा जाए, सिर्फ आप सही करोगे, बाकी सब गलत करेंगे। नेक्स्ट इज अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड तो वो सिंपल 20,000 से ऊपर वाला। इसका मतलब ये हुआ कि जो चिल्ड्रेन है उसके पास एक मतलब इस एक्सेप्शन है कि वो अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। इसका उदाहरण बैट, डॉल्फिन, सोनार। एक चीज़ का ध्यान रखिए, इंफ्रा का एग्जाम्पल और अल्ट्रा का एग्जाम्पल में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग है। इसमें एलिफेंट हो जाएगा, इसमें अर्थक्वेक हो जाएगा ये, और इसमें क्या है, बैट है, डॉल्फिन है, सोनार है, तो दोनों अलग अलग एग्जाम्पल है, इसको कंफ्यूज नहीं होना। मेडिकल इमेजिंग में अल्ट्रासोनिक। अब इंफ्रासोनिक का हो गया तो ये तो वो वन लाइनर है जो हम पढ़ चुके थे, उसी को यहाँ लिख रखा है, हाथी, मनुष्य, वेल, मनुष्य सुन नहीं सकता, ये हम सेम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, ये दोबारा लिख दिया गया यहाँ पे। ये भी ऑडिबल रेंज भी, मतलब नोट्स ऐसा है कि इसको प्रॉपर आप रिवीजन के तरीके से देख सकते। एक ही चीज़ को 2 से 3 बार लिखा हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी मच इम्पोर्टेंट स्टेप इज ध्वनि स्तर, डेसिबल स्केल। उससे पहले ज़रा इसको क्लियर कर लेते हैं, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। मेन इसके एग्जाम्पल्स में छुपा हुआ है, मेन इसके एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन छुपा हुआ है, इंफ्रा, ऑडिबल, अल्ट्रा। अब नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है ऑडिबल साउंड, डेसिबल। डेसिबल क्या होता है, एक स्केल होता है जिस पे साउंड को मेजर करते हैं। क्या करते हैं, साउंड को मेजर करते हैं। जैसे मान लिया 0 डेसिबल है, बहुत ही मतलब मुश्किल से सुनाई देगा। 30 डेसिबल है, हम फुसफुसाते हैं ना, 30 डेसिबल। जो हम नॉर्मल बातें करते हैं, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये नॉर्मल टॉक, ये 60 डेसिबल का है। 80 डेसिबल जो ट्रैफिक में सुनाई देता है, पोंपे पोंपे, वो सब। नेक्स्ट है लाउड म्यूजिक। लाउड म्यूजिक क्या है, जब एकदम बाजा बज रहा हो, धूम धमाका धूम, वो जो होता है नाइट पार्टी, वो 100 डेसिबल। और 120 से ऊपर गया तो फिर वो हमारे ईयर, कान को नुकसानदायक पहुंचा सकता है। तो ये देखिए ट्रिक, एम्पलीट्यूड लाउडनेस को इम्पैक्ट करता है, फ्रीक्वेंसी पिच को करता है। अब क्या चाहिए, कितनी बार ये सब पॉइंट लिखा हुआ, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। बिलो 20 हर्ट्ज इंफ्रासोनिक, अबव 20 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक। क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होता है, उसको अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, बस आपको पढ़ना है। देखिए अलग अलग डेसिबल, 0 डेसिबल पे क्या होता है, 30 डेसिबल फुसफुसाहट होता है, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। 120 डेसिबल से ऊपर पेनफुल होता है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट ये हम अभी देख चुके हैं, उसी को समराइज करके लिखा हुआ है। नेक्स्ट वेरी मच इम्पोर्टेंट, एसआई यूनिट ऑफ साउंड लेवल, डेसिबल में बताया था ना, वही वाला कंसेप्ट है। उसको देखिए फिर से लिखा हुआ है, सेम चीज़ को फिर से लिखा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि एकदम कंजस्टेड, एक पेज पे 1 से 2 पॉइंट ही लिखा हुआ है। देखिए कितनी बार आपको पढ़ना है, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार रिवीजन होगा। एक ही पीडीएफ में 3-4 जगह लिखा हुआ है, फिर जाके नया कंसेप्ट शुरू होता है। मतलब एक कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, उसकी मल्टीपल रिवीजन इसी पीडीएफ में मेंशन है। नेक्स्ट वेरी मच इम्पोर्टेंट टॉपिक इज ध्वनि का परावर्तन, जो रिफ्लेक्शन होता है ना, ध्वनि का रिफ्लेक्शन, साउंड कैसे रिफ्लेक्ट करता है या रिफ्रैक्ट करता है, उसका है रिफ्रैक्शन। उसके बाद एको, प्रतिध्वनि, जो साउंड टकरा के वापस आती है, वो वाला कंसेप्ट।
रिवर्बरेशन, बार बार साउंड सुनाई देता है। सोनार, सोनार मैकेनिज्म जो अभी अल्ट्रासाउंड के केस में पड़ा था वो वाला है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड रिफ्लेक्शन पहले एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। जी हाँ, इंग्लिश में आ गए हम उसी कंसेप्ट में। अब हमारा साउंड रिफ्लेक्शन, जब किसी हार्ड सरफेस से साउंड टकरा के वापस आ जाए, बस उसी को कहते हैं। जैसे हम लाइट वाले चैप्टर में पढ़े थे ना, वही वाला कंसेप्ट यहाँ भी लागू हो रहा है। नेक्स्ट है, ये देखिए लिखा हुआ है, ध्वनि और प्रकाश की तरह रिफ्लेक्शन का नियम पालन करते हैं। जो हम लाइट वाले चैप्टर में जो फॉर्मूला पढ़े थे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बाकी इंसिडेंस ले, रिफ्लेक्टेड ले और नॉर्मल एक ही प्लेन में आके टकरा रहा है, ये दोनों कंसेप्ट यहाँ भी लागू होगा। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उदाहरण, जब हम पहाड़ों में सुनाई दे इको, इको में क्या होता है, साउंड ऐसे आई और टकरा के वापस हमें ही सुनाई देती थोड़ी देर बाद। इको, इको क्या होता है, किसी दूर स्थित सतह पर टकराने के बाद ध्वनि पुनः सुनाई देना, उसे ही इको कहते हैं। इसके लिए चाहिए कि जो परावर्तन ध्वनि है उसका मूल ध्वनि से कम 0.1 सेकंड के बाद सुनाई दे। ये बेसिक है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये हो रखा है कि जो हम बोल रहे हैं उसके 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए, तभी हमें इको सुनाई देगा, ECHO इको सुनाई देगा। तो एक ये सेकंड पूछा जाता है और दूसरा एक ये मीटर है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। मान ले हम यहाँ से बोल रहे 15 मीटर की दूरी है, तब एको नहीं आएगा, एको नहीं आएगा। मिनिमम डिस्टेंस है 17.2 मीटर का, 17.2 मीटर। तो ये जो फैक्चुअल डेटा है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको क्या करना है, आपको बस खाली 0. इको ऐसे याद रखना, इको 0.1 और 17.2, बस इतना याद रखना। जैसे अगर क्वेश्चन में आप ये दिखोगे आप समझ जाओगे, ये समझ जाओगे कि ये टाइम हो सकता है, ये डिस्टेंस हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना कि ये टाइम हो जाए कि 17 सेकंड बाद सुनाई देगा, अभी बोला राम बाद में सुनाई दे रहा लक्ष्मण, ये वाला कंसेप्ट नहीं है। तो ये चीज़ का है। नेक्स्ट क्या है, इसको जो इको है इसका कंसेप्ट से दूरी मापा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऐसे ये पानी का समुद्र का तल है, ऊपर जहाज जा रहा है, ऊपर से एक वेव छोड़ेगा अल्ट्रासोनिक, नीचे आकर टकरा के वापस जाएगा। टाइम पता चला, हमारा स्पीड का फ्रीक्वेंसी हमें पहले से ही पता था, स्पीड हमें पता था कि इस स्पीड से छोड़ा गया है। तो स्पीड, टाइम, इन सब का खेल करके हम डिस्टेंस नहीं पता कर सकते, तो वो है सोनार की मदद से। नेक्स्ट है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि से पहले एक बार रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देख ले, हम समझ चुके हैं रिफ्लेक्शन साउंड। इको का जो ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, और इको में यही 2 नंबर फिर से लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन होल ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, साउंड का गुंजन होता है, गुंज होता रहता है साउंड को। प्रतिध्वनन मतलब साउंड बार बार सुनाई देती है। जैसे मूवी में देखा है ना, मूवी में बात है मूवी में जैसे कोई भी डायलॉग आता है तो साउथ के में फिर ऐसे करके आवाज़ आता रहता है, तो वो वाला कंसेप्ट जो है वो इसी रिवर्बरेशन से आता है। रिवर्बरेशन, सामने वाला तू जानता नहीं मुझे, पीछे से तू जानता नहीं मुझे, 3 बार जो आवाज़ आता है वो वाला कंसेप्ट है। किसी हॉल में ध्वनि का अनेक परिवर्तनों मतलब अनेक बार रिफ्लेक्शन के कारण कुछ समय तक साउंड टकराता रहता है। इसके लिए क्या आता है, इसको कम करने के लिए हम कर्टेन्स लगाते हैं, ड्रेप्स मतलब दीवारों पर पर्दे लगाते हैं, ताकि साउंड, पर्दे में क्या होता है, पर्दे में साउंड एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है, एब्जॉर्ब। इसीलिए आपने देखा होगा सिनेमा हॉल में जो मतलब जैसे मान लीजिए सिनेमा हॉल है तो कोने में जगह जगह पे वो स्पंज का कुछ लगा होता है। क्या लगा होता है, स्पंज। स्पंज क्या होता है, साउंड को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्बर, साउंड एब्जॉर्बर कहते हैं इसको। जैसे गद्देदार सीट हो गया, उसको कारपेट हो गया, या कुछ टाइल होती है, जो टाइलें होती है साउंड एब्जॉर्बर होती है, साउंड एब्जॉर्ब करती है कुछ टाइलें, वो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाते हैं। ऑडिटोरियम में कुछ ऐसे पदार्थ लगाते हैं, तो जिस तरीके से भी साउंड को एब्जॉर्ब किया जा सकता है वो वाला कंसेप्ट दे रखा है। नेक्स्ट इज सोनार। सोनार का पूरा नाम क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका मतलब क्या होता है, मतलब पहले जब एक तो फुल फॉर्म तो वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका प्रिंसिपल। इसमें कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है, इसका क्या यूज है, ये पूछा जाता है। अब एक तो इसमें अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक तरंगे छोड़ा जाता है,
और इसका यूज क्या है? पानी के अंदर वस्तुओं की दूरी, दिशा और गहराई को ज्ञात करना। इसमें सोनार का कार्य स्थित है। अब सोनार क्या करता है? अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है। वो वेव मतलब चीज़ों से टकरा के वापस आती है, जो मैं अभी बता चुका हूँ, इको वाला कंसेप्ट। और फिर दूरी नाप लेते, दूरी का फॉर्मूला क्या है? स्पीड टाइम। हमें टाइम पता है कितने देर बाद गई और वापस आई, स्पीड पता है हमें, तो टाइम निकाल लेते। सोनार का उपयोग यहाँ से क्वेश्चन आता है, समुद्री गहराई नापना, सबमरीन का पता लगाना, फिश का जो शोल होता है, समूह होता है, उसका पता लगाना, सबमरीन जो जमीन पानी के नीचे जो पत्थर होते हैं उसका पता लगाना। वन लाइनर, अब हमारा वन लाइनर आ गया। उससे पहले एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। रिवर्बिरेशन का जो मेथड है, किस किस तरीके से हम उसको रोक सकते हैं, वो सब दे रखा है। और सोनार का हम पूरा कंसेप्ट समझ लिए, कैसे क्या उसका यूजफुल है। एप्लीकेशन भी देख ही रखे, एक बार वो देख लेते हैं। एक मेडिकल में उसका यूज आता है, अल्ट्रासोनोग्राफी, जहाँ मान लीजिए किडनी में पत्थर है, किडनी स्टोन है, तो क्या होता है? अल्ट्रासोनिक वेव क्या करता है? उस किडनी स्टोन में इतना वाइब्रेशन पैदा करता है कि वो किडनी स्टोन टूट के और यूरिन के थ्रू बाहर, शरीर के बाहर आ जाता है। नेक्स्ट है इमेजिंग जनरेशन, जो हमारा एक्सरे होता है, एक्सरे मशीन होता है, अल्ट्रासोनिक एक्सरे मशीन, उसमें यूज होता है। इंडस्ट्रियल, डिटेक्टिंग क्रैक इन मेटल, जो भी मतलब बड़े बड़े मशीन से उसमें क्रैक पता करता है। कैसे? मान लीजिए कोई मशीन है, मशीन ऐसे मान लीजिए होल जैसा कोई मशीन है, इसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव निकला, अगर सामने से निकल गया तब तो ठीक है, मान लीजिए इधर उधर कहीं इधर से निकल रहा है तो इसलिए क्रैक है। नेक्स्ट है मरीन, मरीन में भी सोनार यूज का पता चल चुका है। बैट, बैट जो है अपना जो चमगादड़ है, वो इको लोकेशन, डॉल्फिन, ये सब जो है अल्ट्रासोनिक वेव ही तो रिलीज करते हैं और फिर पता करते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट कितना दूर है। नेक्स्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर से पहले एक बार इधर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जो हम बाउंसिंग, इको, जो बेसिक कंसेप्ट है वो दे रखा है। देखिए 0.1 वाला, फिर ये 17.2 वाला, फिर ये रिवर्बिरेशन क्या होता है, सोनार क्या होता है, सोनार का यूज़, ध्वनि, वन लाइनर भी दे रखा है। बताइए, ये मतलब डबल डबल रिवीजन एक ही पीडीएफ में मिल रहा है। वेव लेंथ, मीटर, सब क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। नेक्स्ट ये सब देखिए, ये फॉर्मूला हो गया, स्पीड इज इक्वल टू फिर लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? ये स्पीड है, ये स्पीड है। लाउडनेस किस पे निर्भर करता है? एम्पलीट्यूड पे। पिच किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। श्रव्य सीमा 20 से 20 किलोहर्ट्ज़। इंफ्रासोनिक 20 से कम। मतलब सब कुछ दे रखा जो हम पढ़ रहे थे, जो हम पढ़ चुके हैं। एक एक कंसेप्ट यहाँ पे मेंशन है और दो दो तीन तीन बार मेंशन है, कि मतलब एक बार बस पढ़ना है, हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी मच इम्पोर्टेंट इज मनुष्य के कान, मतलब ह्यूमन ईयर के बारे में दे रखा है। तो वैसे तो इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में दे रखा है, पर हम इसको करेंगे। ह्यूमन ईयर में कौन कौन सा पार्ट होता है? एक तो मेलियस होता है, एक इनकस होता है, एक स्टिपल्स होता है, स्टेप्स होती है। अब इसमें सबसे पहले ह्यूमन ईयर देखते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में शायद कहाँ लिखा हुआ है, एक बार देखना पड़ेगा हिंदी में कहाँ पे है। जैसे वही रिवीजन का नोट्स पार्ट है, रिवर्बिरेशन, ये दो दो बार लिख दिया है। फीटस, फिर इंडस्ट्रियल यूज, मतलब एक एक यूज आ गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ह्यूमंस का हम इंग्लिश के पीडीएफ से पढ़ लेंगे। ये वाला कंसेप्ट सब क्लियर हो रखा है। साउंड नेविगेशन, ये सब डबल डबल लिखा हुआ है। हाँ, ये रहा हमारा टॉपिक, ह्यूमन ईयर। यहाँ से हम करेंगे। इसमें एक आउटर ईयर होता है, इसमें अगर देखा जाए तो ह्यूमन ईयर हो गया। इसमें पिन्ना, ह्यूमन ईयर बाहरी वाला हिस्सा पिन्ना। इसका पार्ट्स पूछा जाता है कि इसमें से कौन कौन सा आउटर का पार्ट है, कौन कौन सा इनर का पार्ट है, ये पूछा जाता है। सबसे पहले आ गया पिन्ना। सेकंड ईयर कैनाल, ये भी आउटर का पार्ट है। इसका कार्य क्या होता है? तरंगी दैर्घ्य को, ध्वनि तरंगों को एकत्र करना। मतलब ह्यूमन में जो कान ऐसे रेज आते हैं उसको एक साथ लाता है। फिर वो ईयर ड्रम जो पर्दा होता है उस पर जाकर टकराता है, और पर्दा पे टकराने के बाद क्या होता है? पर्दा पे टकराने के बाद वाइब्रेशन होता है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होगा और सुनाई भी देगा। तो ये दोनों कंसेप्ट वाइब्रेशन से ही होता है। नेक्स्ट मिडल ईयर। मिडल ईयर में हमारा उसका पार्ट क्या क्या है? एक मेलियस जिसको हेमर भी कहते हैं, एक इनकस जिसको एनविल कहते हैं, और एक स्टेप्स जिसको स्टीरअप कहते हैं। अब जैसे देखिए, ध्वनि कंपन वाइब्रेशन को बढ़ाता है, एम्पलीफाई करता है। जो हमारा कान है वो जो वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करता है, अगर बढ़ा देता है कम है तो, ताकि हमें अच्छे से सुनाई दे। नेक्स्ट इज इनर ईयर। इनर ईयर का पार्ट क्या है? इनर ईयर का पार्ट है कोक्लिया। फिर वाइब्रेशन
और नर्व इम्पल्स ब्रेन को संकेत जाता है। फिर ऑडिबल रेंज, तो ये ईयर वाले कंसेप्ट, ईयर वाले टॉपिक में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि आउटर ईयर का कौन सा पार्ट है, मिडल ईयर का कौन कौन सा पार्ट है और इनर ईयर का कौन कौन सा पार्ट है, जिसको यहाँ क्लियर मेंशन है। आउटर ईयर में क्या है, पिन्ना और ईयर कैनाल। मिडल ईयर में क्या है, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। इसमें स्टेपी क्या करता है, एम्पलीफाई द वाइब्रेशन। आउटर ईयर क्या करता है, कलेक्ट साउंड वेव। और इनर ईयर क्या करता है, कन्वर्ट करता है उसको नर्व इम्पल्स में, ताकि वो दिमाग तक जा सके। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो सब हमारा लगभग मोस्टली चैप्टर ख़त्म हो गया। अब ये सब वन वर्ड है जो कि हम यहाँ कर लेते हैं, और हिंदी में भी सेम लिखा हुआ है, उसको हम देख लेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में है, ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ मीटर में है, स्पीड ऑफ साउंड मीटर पर सेकेंड में है, फॉर्मूला फॉर स्पीड ये लैम्डा है, और ये सब जो 20 हर्ट्ज आंसर से हम समझ लेंगे कि अरे ये सब तो हम पढ़ रखे हैं, वही सब है। मेलियस, कन्वर्ट, वाइब्रेशन। देखिए ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम आ गए क्विक रिवीजन पे। क्विक रिवीजन क्या होता है, जो हम बना रखे उसको आप 1 घंटा पहले, इस एक पेज को 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले पढ़ेंगे तो भी आपका नोट्स क्लियर हो जाएगा। ये देखिए साउंड, ये कंप्रेशन, रियल फ्रैक्शन, सब कंसेप्ट है। कैरेक्टरिस्टिक का एक एक जो मैं बता रखा था ना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, उसको यहाँ लिख के दे दिया है। कि मैंने अगर पीछे कहीं बता रखा है कि फ्रीक्वेंसी में बाकी सब छोड़ो, खाली पिच का पूछता है, तो यहाँ जो नोट्स है ना उसमें सिर्फ वही लिखा हुआ है, और कुछ तो लिखा भी नहीं है। इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको पूरा तो पढ़ना ही है, पूरा पढ़ना ही है, 1 से 2 बार पढ़ना ही है, लेकिन लास्ट टाइम पे आप पूरा ना पढ़ के सिर्फ ये वाला लास्ट का हिस्सा जो है वो भी कर लेंगे ना, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज कोक्लिया का, एक बार ये देख लीजिए इसका रोल, कन्वर्ट वाइब्रेशन इनटू नर्व इम्पल्स। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो हमारा वाइब्रेशन है उसको नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करता है, कोक्लिया। और कॉमन सेंस, आउटर पार्ट तो करेगा नहीं, इनर मिडल नहीं करेगा, इनर में जो सबसे अंदर है वो कोक्लिया है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये अगर पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है। अब हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में ये लगभग सब वही है, लेकिन स्पेस हटा हटा के लिखा हुआ है, इसलिए ये इतना ज़्यादा लग रहा है। किसी भी पेज पे रुकेंगे हमारा पढ़ाया ही कंसेप्ट है। देखिए सोनार, श्रव्य, सोनार, देखिए 2 बार, स्पीड, मतलब इतना स्पेस दे दे के बना रखा है वो। अब ये देखिए क्या है, यहाँ तो हमारा चैप्टर तो ख़त्म हो गया, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए सरप्राइज़ है। ये क्या है, अब हम ऊपर एक नोट्स तो था ही, जो क्विक रिव्यू था वो था ही, उसके साथ एक ये भी आ गया। इसमें क्या, पूरा चैप्टर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जूम मारते जाइए पढ़ते जाइए, जूम करते जाइए पढ़ते जाइए, एक एक टॉपिक नहीं, कोई टॉपिक नहीं छूटा। उसमें डायग्राम नहीं था, यहाँ पे डायग्राम है। ये क्या हुआ, हाँ यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रहा है, 1 मिनट, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए डायग्राम से समझा रखा है। ये देखिए यहाँ पे कोक्लिया है, यहाँ पे कोक्लिया है, तो वेरी वेरी हेल्पफुल। दिस पेज शुड बी द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। बस जूम करना है, पढ़ना है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ध्वनि साउंड चैप्टर भी ख़त्म होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही न्यूमेरिकल, बहुत कम है क्वेश्चन इससे आते हैं। इसके बाद हमारा 3 चैप्टर बचेगा, चैप्टर 13, 14 और 15। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही फैक्चुअल है, एकदम जनरल चैप्टर है। इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एक ही वीडियो में तीनों कवर कराऊंगा और सब चीज़ नहीं बताऊंगा। बहुत ही जो एकदम पूछा जाता है ना प्रिसाइज, वही बताऊंगा। छोटे से वीडियो में कवर हो जाएगा, क्लास 9th ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो नोट्स है, ये नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा @सिविल संकल्प, या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, क्योंकि अभी टेलीग्राम थोड़ा ऑफ चल रहा है नीट के एग्ज़ाम के कारण। व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसका भी लिंक कमेंट सेक्शन में रहेगा, दोनों का लिंक कमेंट सेक्शन में आ जाएगा, वहाँ से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।